Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 6th April 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about CBI's jurisdiction and challenges associated with CBI. This topic is important from our syllabus GS paper 2 इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू. तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि सीबीआई एग्जैक्टली बना कैसे, उसकी क्या हिस्ट्री है, क्या उसकी ओरिजिन, कैसे इसकी ओरिजिन हुई है. तो एक बात तो आप सब जानते हैं कि सीबीआई इज़ अ प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी इन इंडिया. तो कोई भी मेजर अगर कोई केस इन्वेस्टिगेट करना होता है जो स्टेट पुलिस जिसके लिए कैपेबल ना हो, तो फिर वो मैटर सीबीआई को रेफ़र किया जाता है. लेकिन सीबीआई को बनाया कैसे गया है वो समझिए. देखिए, 1941 में जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, उस टाइम में वर्ल्ड वॉर 2 में इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया फ्रॉम ब्रिटिशर साइड. तो कई सारे परचेजेज किए गए थे ब्रिटिश सरकार द्वारा. उन परचेजिंग में करप्शन के केसेस निकल कर के आ रहे थे. तो उन करप्शन के केसेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ब्रिटिश रूल ने, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने एक अलग से एजेंसी बनाई. उसका नाम रखा है स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट. ये जो एजेंसी बनाई गई दैट वाज क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, यानी कि सरकार के आदेश से बस बना दिया गया, कोई कानून नहीं था. ये इन्वेस्टिगेशन हो गया. वॉर टाइम परचेजेज में जो करप्शन थे वो इन्वेस्टिगेशन हो गया. जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ एक्शन ले लिया गया. बाद में इस स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट को परमानेंट इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए एक कानून बनाया कॉलोनियल गवर्नमेंट ने. उस कानून का नाम था दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946. और इसके साथ ही ये जो स्पेशल पुलिस बनाई गई थी, इसको स्टेचूटरी स्टेटस दे दिया गया, यानी कि कानूनी स्टेटस दे दिया गया. इस दिल्ली स्पेशल पुलिस का पर्पस ये था कि दिल्ली और उसके अलावा जो बाकी यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें अगर कोई भी सीरियस केस होता है जो इंडिया के डिफेंस से रिलेटेड हो तो उसको इन्वेस्टिगेट करे. तो ये तो बात होगी स्पेशल पुलिस की जो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने बनाया था. अभी तक हमने सीबीआई की बात ही नहीं की है. आप समझिए, आज़ादी के बाद 1963 में भारत सरकार ने बनाया सीबीआई. और सीबीआई को काम दिया गया टू इन्वेस्टिगेट सीरियस क्राइम्स रिलेटेड टू डिफेंस ऑफ इंडिया, करप्शन इन हाई ऑफिसेज एंड सीरियस फ्रॉड्स. तो कोई ऐसे केसेज जिससे इंडिया के डिफेंस पे सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़े या कोई सीरियस करप्शन के केसेज हों, इन सब के लिए सीबीआई को बनाया गया था. वो बात अलग है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कई सारे केसेस सीबीआई को दिए गए. फॉर एग्जांपल आरूसी तलवार मर्डर केस एंड ऑल, जिसने भी नेशनल सेंसेशन को ग्रैब किया जिन केसेज ने, उन सबको सीबीआई को हैंडल किया गया. ये सीबीआई को बनाया गया था स्पेशल पर्पस के लिए. और जो सीबीआई को बनाया गया दैट वाज क्रिएटेड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ ए कमिटी जिसका नाम था सांथनम कमिटी. अब ध्यान से समझिए, मैंने पहले आपको बताया दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो स्पेशल पुलिस को रेगुलेट करता था. फिर बनाया गया सीबीआई 1963 में. और सीबीआई को बनाने के बाद कह दिया गया कि सीबीआई के वही पावर होंगे जो दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के हिसाब से दिल्ली स्पेशल पुलिस के थे. तो मुद्दा यह है कि सीबीआई के लिए अलग से कोई कानून नहीं बनाया गया. वही कानून जिसकी मदद से दिल्ली स्पेशल पुलिस थी, कह दिया गया सीबीआई को बना करके कि सीबीआई के पास वही पावर होंगे जो स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट के पास थे एज पर दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट. और यही कारण है कि सीबीआई के स्टेटस को लेकर के आज भी क्वेश्चन रहता है. एक एम्बिग्विटी है कि क्या सीबीआई एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वाली बॉडी है, क्योंकि बनाया गया है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, लेकिन कह दिया गया है कि इसके पावर्स इस कानून से आएंगे, कि क्या इसको स्टैचूटरी बॉडी मान सकते हैं. तो एक कंक्लूजन तो यही है कि सीबीआई इज कंसिडर्ड टू बी एन एग्जीक्यूटिव बॉडी विच डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम दिस लॉ. तो लॉ है, लेकिन फिर भी इस कानून की मदद से चूंकि सीबीआई नहीं बना है, सीबीआई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बना है. दैट इज़ वाई यू कॉल सीबीआई अ एग्जीक्यूटिव बॉडी में, बॉडी क्रिएटेड थ्रू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर. आपको एक बात जाननी चाहिए कि 2013 में सीबीआई के लीगल स्टेटस को लेकर के गुवाहाटी हाईकोर्ट ने क्वेश्चन रेज किए थे कि आखिर इनका स्टेटस है क्या, बताया जाए, सरकार इसको क्लैरिफाई करे.
लेकिन फिर उसमें कोई खास आउटकम निकल करके आया नहीं। आपको ये भी बात जाननी चाहिए कि हम कहते हैं कि सीबीआई की ज्यूरिडिक्शन जो है दैट इज़ डिफाइंड फ्रॉम दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946, लेकिन दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 में कहीं भी सीबीआई वर्ड का जिक्र है ही नहीं। सो एक मोटा मोटा हम लोग ये अंडरस्टैंडिंग रख सकते हैं कि सीबीआई इज़ ए बॉडी क्रिएटेड थ्रू एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, बट इट डिराइव्स इट्स पावर थ्रू ए लॉ जिसका नाम है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। अब जरा देखते हैं, देखो सीबीआई के ऑटोनॉमी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सवाल उठते रहे हैं। सीबीआई एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, लेकिन ऐसा माना जाता रहा है, सीबीआई पे कई दफ़ा सवाल उठे हैं कि सीबीआई जो भारत सरकार है, यूनियन गवर्नमेंट है, उसके इशारों पे काम करती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार स्टेटमेंट दिया था कि सीबीआई इज़ ए केज्ड पैरट। हाई कोर्ट ने भी इस स्टेटमेंट को बार बार दोहराया है। केज्ड पैरट जो अपने पॉलिटिकल मास्टर की बातों को रिपीट करता है। कैसे तोते को आप जो बोलते हैं वही रिपीट करता है, वैसे ही हुआ क्या था 2013 में जब कोलगेट स्कैंडल वाली बातें निकल के आ रही थी, कोल स्कैम वाली बातें निकल के आ रही थी। उस टाइम में कोलगेट स्कैम को इन्वेस्टिगेट करने का काम दिया गया था सीबीआई को। उसमें कई सारे इरेगुलरिटीज़, बॉच्ड अप इन्वेस्टिगेशन के केसेस निकल के आए, जिसमें सीबीआई ने सीधा सीधा जो भारत सरकार ने कहा वही चुपचाप से कर दिया। तो उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई इज़ ए केज्ड पैरट विच स्पीक्स इट्स मास्टर वॉइस, मीन्स सुप्रीम कोर्ट इंडिकेटेड एट एक्सेसिव पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। और ये इशूज़ तब से लेकर के अभी तक चल रहे हैं। सीबीआई की ऑटोनॉमी पे, उसकी इंटीग्रिटी पे हमेशा सवाल उठते रहे हैं, और यही इसी से रिलेटेड मौजूदा न्यूज़ भी है। हाल फिलहाल में वेस्ट बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अपील दायर करते हुए कहा कि वो सीबीआई को अपने स्टेट के अंदर कोई किसी भी ज्यूरिडिक्शन या पावर देना नहीं चाहते हैं। दे हैव कैंसल्ड द जनरल कंसेंट ऑफ सीबीआई इन देयर ओन स्टेट। और फिर इस पे और कारण उन्होंने यही बताया कि सीबीआई तो इंडिपेंडेंट तरीके से काम करती ही नहीं है। सीबीआई तो भारत सरकार के कहने पे पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव से काम करती है, पॉलिटिकल गोल स्कोर करने के लिए काम करती है। इस पे फिर सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से सवाल पूछा, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि लुक, सीबीआई इज़ ए कम्प्लीटली ऑटोनोमस बॉडी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ नो कंट्रोल ओवर इट। ये खाली कहने की बात है, लेकिन द फैक्ट रिमेन्स कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ ए लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कंट्रोल over CBI. Let us see the challenges associated with autonomy of CBI. The first is lack of administrative autonomy. कहने को हम कह सकते हैं कि CBI जो है वो उसकी jurisdiction जो है पूरी तरह से फ्री है फ्रॉम एनी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। लेकिन होता क्या है कि CBI के अंदर जितने भी ऑफिसर्स होते हैं ज़्यादातर आते हैं IPS से, और IPS को रेगुलेट करता है भारत सरकार की यूनियन होम मिनिस्ट्री। तो अगर सीबीआई के जो ऑफिसर्स हैं वो सब के सब पुलिस सर्विसेज से हैं और वो रेगुलेट हो रहे हैं यूनियन होम मिनिस्ट्री से, तो आप ही सोचिए कि सीबीआई को कितनी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी होगी। तो थ्योरेटिकली सीबीआई इज़ कम्प्लीटली एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन, बट जो लोग उसमें काम कर रहे हैं वो तो आईपीएस हैं और वो यूनियन होम मिनिस्ट्री से रेगुलेट हो रहे हैं। सो इसी कारण से सीबीआई की एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी पे क्वेश्चन उठते रहे, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे सवाल उठते रहे, क्योंकि उसका जो भी फंड आता है वो भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल से आता है। तो भारत सरकार से पैसा लोगे और भारत सरकार के खिलाफ काम करोगे, ऐसा थोड़ा सोचना थोड़ा मुश्किल है। तो अगर भारत सरकार में कहीं उनके तरफ से इरेगुलरिटीज़ हों तो फिर उस केस में सीबीआई के लिए एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस सामने आ जाता है। अब देखिए यही कारण था कि कोलगेट में वो ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पा रहे थे। सीबीआई ऑल्सो फेसेस द चैलेंज ऑफ मैन पावर एंड रिसोर्सेज। रिसोर्स क्रंच रहता है, लोगों की कमी रहती है। और एक कॉन्सेप्ट और समझिए, कंसेंट टू द स्टेट्स। ये पहले भी मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस में करा चुका हूँ कि सीबीआई को अगर किसी स्टेट के अंदर कोई भी इन्वेस्टिगेशन करना है तो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट से पहले प्रायर कंसेंट लेना होता है। कई सारे स्टेट्स ने हाल फिलहाल में 9 से भी ज़्यादा स्टेट्स ने सीबीआई से ये कंसेंट वापस छीन लिया है, क्योंकि इन स्टेट्स का मानना है कि सीबीआई एक्ट्स ऑन डायरेक्टिव्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट विथ पॉलिटिकल वेंडेटा। तो सीबीआई कि आज अगर मौजूदा हालात देखे जाए तो 9 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे सीबीआई के पास पावर फंक्शंस है ही नहीं, बिकॉज दी स्टेट्स हैव विड्रॉन जनरल कंसेंट फ्रॉम सीबीआई। उसमें से एक वेस्ट बंगाल भी है। क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं अगर सीबीआई की ऑटोनॉमी पे, फंक्शनिंग पे सवाल आ जाए, तो क्या सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं कि द रोल, जुरिडिक्शन एंड लीगल पावर ऑफ द सीबीआई नीड्स टू बी क्लियरली लेड डाउन। दिक्कत ये है कि सीबीआई की एग्जैक्टली क्या पावर फंक्शंस हैं, क्या जुरिडिक्शन है, क्या उनकी एक्टिविटीज़ वो कर सकते हैं, वो क्लियर नहीं है।
इसीलिए सेकेंड ARC ने, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने कहा था कि हमें एक नया कानून, न्यू लेजिस्लेशन नीड्स टू बी ड्रॉन फॉर CBI। प्रॉपर कानून बनाए जाए। ये ब्रिटिश एरा के टाइम का कानून से CBI गवर्न हो रहा है, एंड दिस इज़ वन बिग रीजन बिहाइंड फेलियर और लैक ऑफ ऑटोनॉमी ऑफ CBI। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी 2007 ने कहा था कि वी नीड टू स्ट्रेंथन ह्यूमन एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ CBI, वी नीड टू मेक बेटर इन्वेस्टमेंट एंड मोर ऑटोनॉमी शुड बी इंश्योर्ड फॉर CBI। इस तरीके का सवाल मेंस में आपसे पूछा जा सकता है। CBI कैन नॉट बी गवर्नड बाई अ ब्रिटिश एरा लॉ। कॉमेंट। जो भी मैंने अभी तक डिस्कशन दिया है उसके बेसिस पे ये हिंट्स भी मैंने दे दिया है। ये हिंट्स को पढ़ करके आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। The next article is about electoral bond scheme. You can see here, Chief Justice of India says he will hear petition against electoral bond scheme. This topic is important from our syllabus GS paper 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले समझते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम होता क्या है। तो देखो, इंडिया के अंदर इलेक्शन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है यूज ऑफ ब्लैक मनी। जिनके पास भी बहुत सारा ब्लैक मनी है, दे यूज दिस ब्लैक मनी टू गेट द इलेक्टोरल रिजल्ट्स इन देयर ओन फेवर। लोगों को पैसा खिलाते हैं, अलग अलग लेवल पे के करप्शन करते हैं। तो ब्लैक मनी और यूजेज ऑफ ब्लैक मनी एंड फंडिंग through black money to the political parties are one of the major issues in poor democratic practices in India. तो ब्लैक मनी को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार ने ब्लैक मनी का इस्तेमाल इलेक्शन में ना हो या कम हो, इसको कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार लेकर के आई दो चीज़ें। पहले तो उन्होंने कहा कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को 2,000 रुपये से ज़्यादा एक बार में कैश डोनेशन नहीं दिया जा सकता। अदरवाइज़ होता क्या था पहले, मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, तो आपने क्या किया, और ब्लैक मनी है, आपने जाकर के इलेक्शन से पहले जो जीतने वाली पॉलिटिकल पार्टी है उसको खूब सारा पैसा दे दिया और बोला कि सर देखना, जब जीत जाना तो मेरा थोड़ा ध्यान रखना। और जब एक बार वो पार्टी जीत जाएगी तो नेचुरली आपने फंडिंग की है तो आपके फेवर में वो फिर डिसीजंस देगी और आपको आगे ब्लैक मनी जनरेट करने में और फ़ायदा मिलेगा। तो सरकार ने क्या किया कि अब 2,000 से ज़्यादा आप कैश में डोनेशन दे ही नहीं सकते। और ज़्यादातर ये जो ब्लैक मनी होता है कैश में होता है, क्योंकि गवर्नमेंट बैंक अकाउंट में तो हो नहीं सकता, कि बैंक अकाउंट से तो ट्रेस किया जा सकता है ये पैसा कहाँ से आया। तो कैश डोनेशन को लिमिट कर दिया गया 2,000 तक, एक बार में आप 2,000 दे सकते हैं। तो अगर आपको 2 लाख देना है किसी पॉलिटिकल पार्टी को तो 100 बार 2,000 देना होगा, ठीक है। 2 करोड़ देना है तो 10,000 बार देना होगा, राइट। तो इस तरह से उन्होंने कैश डोनेशन को डिफ़िकल्ट बना दिया बाय मेकिंग इट कंपलसरी कि एक बार में 2,000 से ज़्यादा कोई कैश डोनेशन नहीं दे सकता। एक बात समझिए, डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज़ को कैश डोनेशन देना अलाउड है। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उसकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, तो आप अपने तरफ से थोड़ा बहुत फंडिंग सपोर्ट भी कर सकते हैं। इट इज़ नॉट इलीगल, बट मुद्दा यह है कि 2,000 से ज़्यादा आप एक बार में कैश डोनेशन नहीं दे सकते। अगर उससे ज़्यादा अगर आपको देना है तो फिर आपको इस्तेमाल करना होगा इलेक्टोरल बॉन्ड्स का। और इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं, इसको इंट्रोड्यूस किया गया थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2008। सो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम was brought by the government of India in 2018. I'm so sorry, I said 2008. Electoral bond schemes 2018. इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की मदद से क्या है कि आप किसी भी बैंक में जाएं, आप इस फिगर की मदद से समझिए कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स काम करते हैं। मान लीजिए कि जेठालाल जी को कोई पॉलिटिकल पार्टी पसंद आ गई कि मैं तो इस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करूंगा और इसको फंडिंग भी करूंगा थोड़ी बहुत। अब 2,000 से ज़्यादा तो कैश दे नहीं सकते ये, लेकिन इनको ज़्यादा देना है तो फिर ये जाएंगे किसी बैंक में, ठीक है। मान लीजिए इनको 1 लाख का फंडिंग देना है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, आम आदमी पार्टी को या भारतीय जनता पार्टी को या कांग्रेस को, किसी को भी। तो ये बैंक में जाएंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, वहाँ पे 1 लाख रुपए दे करके ये 1 लाख रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेंगे और इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर के इस पार्टी को दे देंगे और ये पार्टी फिर ये इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर के इस बैंक में जमा करेगी और 1 लाख रुपए ले लेगी। इलेक्टोरल बॉन्ड इन्होंने लिया और ये फिर इस पार्टी को देंगे और ये पार्टी फिर इलेक्टोरल बॉन्ड जमा करके ले लेगी। अब चूंकि इस पूरे ट्रांजैक्शन में बैंक इन्वॉल्व है, सारा का सारा ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू हो रहा है, पहले आपको पैसा बैंक में जमा करना होगा फिर आपको इलेक्टोरल बॉन्ड मिलेगा। तो बैंक इन्वॉल्व है, इस कारण से आप मान के चल सकते हैं कि इसमें ब्लैक मनी का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि बैंक में आप पैसा रखेंगे अकाउंट में तो उसको आपको अपने आधार से लिंक करना होगा, पैन से लिंक करना होगा, एंड देन यू हैव टू ऑल्सो मेंशन द सोर्स फ्रॉम वेयर यू ब्रॉट दिस मनी। तो जेठालाल जी को बताना होगा ना कि 1 लाख रुपये कहाँ से आए। तो इस तरीके से ब्लैक मनी का इस्तेमाल कम से कम इलेक्टोरल फंडिंग में तो
कर्ब किया जा गया विथ हेल्प ऑफ दीज टू थिंग्स. फर्स्ट, लिमिटिंग कैश डोनेशन टू ₹2,000 a time, एंड सेकेंड, इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम. अब इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देख लीजिए जो आपको पीटी में काम आ सकते हैं. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज ऑथोराइज टू इशू एन इन कैश इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम. सारे बैंक्स नहीं हो सकते, इट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. एंड वन इलेक्टोरल बॉन्ड इज वैलिड फॉर 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस. यानी कि मान लीजिए कि जेठालाल जी ने आज ये इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा 6 अप्रैल को, तो 21 अप्रैल तक ये इलेक्टोरल बॉन्ड इन कैश हो जाना चाहिए 15 दिन के अंदर. और कौन कौन सी पार्टीज़ को इलेक्टोरल बॉन्ड दिया जा सकता है उसके भी क्राइटेरिया हैं. तो अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का सेक्शन 29A, वो पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने लोकसभा के इलेक्शन में 1% वोट पाया हो या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में 1% वोट पाया हो, वही पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्टोरल बॉन्ड ले सकते हैं. उनको एक अपना वेरीफाइड बैंक अकाउंट देना होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, जहाँ पे वो अपना इलेक्टोरल बॉन्ड इन कैश करा सकते हैं. इलेक्टोरल बॉन्ड ट्रांजैक्शंस कैन बी मेड वाया दिस अकाउंट ओनली, जो अकाउंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वेरीफाई करेगी. इलेक्टोरल बॉन्ड इंडिया का कोई भी इंसान या इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड कोई भी कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद सकती है. लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स कभी भी जा करके खरीद लें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में. इलेक्टोरल बॉन्ड्स जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर महीने में 1 से 10 तारीख तक ही खरीदी जा सकती है. यानी कि अभी अप्रैल महीना चल रहा है तो अभी आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद सकते हैं. अप्रैल का 6 तारीख है, आज जा कर के आप इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकते हैं. तो ये कंडीशन है इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदने के लिए और पेमेंट के लिए. इलेक्टोरल बॉन्ड क्यों न्यूज़ में आया वो भी ज़रा समझिए. एक काफ़ी रिनाउंड लॉयर हैं दिल्ली में, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, प्रशांत भूषण जी. इनका नाम तो आपने सुना होगा. प्रशांत भूषण जी ने एक केस सामने लाया है सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें उन्होंने बताया कि देखिए कोलकाता के अंदर एक कंपनी ने 40 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड दिया वहाँ की रूलिंग पार्टी को अपने खिलाफ एक केस में इन्वेस्टिगेशन से बचने के लिए. तो मान लीजिए कि किसी कंपनी से कुछ गलती हो गई, कुछ उन्होंने करप्शन कर दिया, कुछ ब्राइबरी के इश्यूज़ कर दिए. अब उससे बचने के लिए एक ही उपाय बचता है उनके पास कि सरकार को खुश किया जाए, सरकार को इलेक्टोरल बॉन्ड दे दो. तो प्रशांत भूषण जी ने हाईलाइट किया कि देखिए सर, इलेक्टोरल बॉन्ड का मिसयूज हो रहा है. इलेक्टोरल बॉन्ड इज़ यूज्ड फॉर अपीजमेंट फॉर रूलिंग पार्टीज़ एंड दिस इज़ डिस्टॉर्शन ऑफ डेमोक्रेसी. और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, इस पर हम जल्दी ही सुनवाई करेंगे कि कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे चेंजेस लाए जाएं कि इस तरह के इशूज़ को रोके जा सके. दैट इज़ द न्यूज़. तो न्यूज़ अपने आप में कुछ खास ज़रूरी है नहीं, बट फिर भी मैंने ये आर्टिकल इसलिए कवर किया ताकि आपको इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में बता सकूं. तो यहीं पे आप देख सकते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब कह रहे हैं कि विल हियर पिटीशन अगेंस्ट इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम वेरी सून. इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट हाउ डज इंडिया अक्वायर फॉरेक्स. अब ये आर्टिकल कोई करंट अफेयर्स का आर्टिकल नहीं है. इस आर्टिकल में बात की गई है करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है. बट मुझे अच्छा लगा, इंडियन एक्सप्रेस कभी कभार इस तरह के सेगमेंट लेकर के आती है जिसको वो क्विक एक्सप्लेन्ड कहते हैं, क्विक एक्सप्लेन्ड कहते हैं. तो मुझे अच्छा लगा, मैंने सोचा कि चलिए आपका बेसिक इकोनॉमी रिवाइज करा देता हूँ. करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कैसे होता है, क्या होता है, कैसे वो फॉरेक्स रिजर्व से रिलेटेड है. तो न्यूज़ काफ़ी सरल सा है कि अप्रैल से लेकर के दिसंबर 2021 के बीच में इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व $63.5 बिलियन बढ़ गया है. अब इसी आर्टिकल में फिर उन्होंने बताया है कि कैसे फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता है, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, कैसे सब इंटर लिंक्ड है. तो वो इमेजेस की मदद से बताते हैं. कई बार इंडियन एक्सप्रेस में इस तरह का आर्टिकल आता है. सबसे पहले उन्होंने कहा कि देखिए, RBI अनाउंस्ड दैट बिटवीन अप्रैल एंड दिसंबर 2021 इंडियाज़ फॉरेक्स रिजर्व ग्रू बाय $63 बिलियन. एंड विथ हेल्प ऑफ दिस आर्टिकल विल अंडरस्टैंड हाउ इट हेल्प्स इन फंक्शनिंग ऑफ इंडियाज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? इट डिटेल्स हाउ मनी फ्लो इन एंड आउट ऑफ इंडियाज़ बेस्ड ऑन मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन बिटवीन इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. आई होप आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट पता होगा, मैंने बेसिक फाउंडेशन क्लास में तो कराया ही है. BOP हाउ इट वर्क्स. तो BOP के अंदर 2 अकाउंट होते हैं, आप सबको पता होगा, करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट. करेंट अकाउंट के भी 2 पार्ट होते हैं. एक होता है ट्रेड अकाउंट जिसमें सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का पैसा रहता है, और एक होता है इनविजिबल्स. इनविजिबल्स में नॉन फिजिकल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, बैंकिंग, ट्रैवल, टूरिज्म, रेमिटेंसेज एंड ऑल.
इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड ऑल। और करंट अकाउंट के अलावा एक होता है कैपिटल अकाउंट, राइट। पहले करंट अकाउंट में देखो, करंट अकाउंट के अंदर मैंने आपको बताया कि दो सेगमेंट होता है, ट्रेड वाला जिसको मर्चेंडाइज या विजिबल्स भी कहते हैं, दूसरा होता है इनविजिबल्स। तो इंडिया के अगर अंदर बात की जाए तो हमारा जो ट्रेड अकाउंट होता है वो हमेशा ही ज़्यादातर टाइम में डेफिसिट में रहता है। करंट अकाउंट के अंदर भी जो ट्रेड अकाउंट होता है मर्चेंडाइज गुड्स का, उसमें हम हमेशा डेफिसिट में रहते हैं। और कारण सरल है, हम लोग बहुत सारा कच्चा तेल, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। अबाउट 80% ऑफ इंडियाज़ इम्पोर्ट बिल इज़ बिकॉज ऑफ क्रूड ऑयल, एंड क्रूड ऑयल की डिपेंडेंसी हमारी इम्पोर्ट पे बहुत ज़्यादा है। इस कारण से ट्रेड ऑफ गुड्स या मर्चेंडाइज में तो हम डेफिसिट में रहते हैं, लेकिन कभी कभार हम लोग इनविजिबल अकाउंट में सरप्लस में आ जाते हैं, और इसी तरीके से कई बार चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। तो करंट अकाउंट के अंदर भी दो चीज़ें हैं, ट्रेड एंड इनविजिबल्स। ट्रेड में तो हम डेफिसिट में रहते हैं, लेकिन इनविजिबल्स में हम लोग सरप्लस में रहते हैं। उसके अलावा है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में आपको पता है वो सब FDI वगैरह सब आता है। इट इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। Details of the money flow in and out for investment purpose such as FDI and FPI and all. India has generally surplus on capital account. तो इंडिया का देखो, करंट अकाउंट में हम जनरली डेफिसिट में रहते हैं, उसमें भी ट्रेड में डेफिसिट में रहते हैं। उसका जो दूसरा कंपोनेंट है इनविजिबल्स, उसमें सरप्लस में रहता है, और कैपिटल में हम लोग जनरली सरप्लस में रहते हैं। और जो ओवरऑल करंट और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होता है वही होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो यही मौजूदा न्यूज़ है। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है वो हमारा फॉरेक्स रिजर्व या तो उतना बढ़ जाएगा, नहीं तो घट जाएगा। देखो हुआ क्या, अप्रैल से लेकर के दिसंबर 2021 तक करंट अकाउंट में हमें $26.6 बिलियन का डेफिसिट हुआ, यानी कि जितना करंट अकाउंट में पैसा आया है उससे ज़्यादा पैसा गया है। लेकिन कैपिटल अकाउंट में हमारा सरप्लस रहा है $90.1 बिलियन का। इसका मतलब ओवरऑल हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में रहा। 90 - 26, वी हैव बीन इन सरप्लस ऑफ $63.5 बिलियन। और ये जो $63.5 बिलियन है, इट बिकेम और इट वाज यूज्ड एज एन इंक्रीमेंटल इन RBI's फॉरेक्स रिजर्व। तो दिस इज़ हाउ इंडिया अक्वायर्स फॉरेक्स रिजर्व। जो भी मेरे फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं जिनको भी मैं कंटेंट पढ़ा चुका हूँ क्लासरूम में, प्लीज़ रिस्पॉन्ड इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये बातें समझ आई, रिवीजन हुआ कि नहीं हुआ, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और दोनों का डिफरेंस जो है वो फॉरेक्स रिजर्व में कैसे हेल्प करता है, ये बातें आपको समझ आई कि नहीं आई। प्लीज़ लेट मी नो थ्रू द कमेंट सेक्शन। इस टॉपिक के बेसिस पे एक UPSC का सवाल मैंने दिया है। UPSC प्रीलिम्स 2011 में सवाल आया था। इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाओ। जो भी मैंने क्लास में पढ़ाया उसके बेसिस पे आप कर सकते हो इसको। दिमाग लगाओ और इस सवाल को अटेम्प्ट करो एंड आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about rhinos in Manas National Park. This topic is important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view. तो आपको पता है ना कि असम के अंदर राइनो एस्टिमेशन चल रहा है, राइनो सेंसस चल रहा है। इट इज़ 14th राइनो सेंसस। मैंने बताया पोबितोरा में राइनो सेंसस कराया गया, काजीरंगा में कराया गया, तो अब मानस के अंदर भी राइनो सेंसस कराया गया और राइनोज की पॉपुलेशन पाई गई मानस में 48। अगर बात की जाए तो पिछले सेंसस में मानस के राइनोज की पॉपुलेशन थी 34, उससे 14 इंक्रीमेंट है। अगर राइनोज की बात की जाए मानस के अंदर, तो आपको जानना चाहिए कि 1990s में जब बोडोलैंड इंसर्जेंसी वाज ऑन द पीक, तब राइनोज पूरी तरह से वाइप आउट हो चुके थे, क्योंकि जो बोडोलैंड इंसर्जेंट्स थे, उस एरिया के इंसर्जेंट्स थे, या उस एरिया में पूरी तरह से लॉलेसनेस फैल गया था बिकॉज ऑफ बोडोलैंड इंसर्जेंसी। उस लॉलेसनेस का फ़ायदा उठा करके पोचर्स ने लगभग सारे ही राइनोज को मार डाला, उसकी स्मगलिंग कर डाली। लेकिन एक बार जब वहाँ पे बोडोलैंड इंसर्जेंसी ख़त्म हुई, वहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ आप 6 शेड्यूल के अंतर्गत वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल, फिर धीरे धीरे वहाँ पे राइनोज की पॉपुलेशन को री इंट्रोड्यूस कराया जाना शुरू किया गया। तो 2006 में काजीरंगा से राइनोज को धीरे धीरे वहाँ पे कुछ री इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की गई और धीरे धीरे फिर राइनोज की पॉपुलेशन स्टीडली राइज हुई और नतीजा आज ये है कि आज वहाँ पे 48 राइनोज हैं। एक अच्छी बात यह है कि पिछले 3 सालों में 2019 से लेकर के 2021 तक में एक भी राइनो के पोचिंग के केसेस मानस से नहीं आए हैं। देखो ये सवाल मैंने दिया है UPSC 2014 से। ये सवाल देख करके आपको लगेगा कि सर ने पढ़ाया क्या और क्या दिया, लेकिन ये सवाल मैंने दिया है ऑन द बेसिस ऑफ दिस इमेज। ये फ़ोटो देखिए और दिमाग लगाइए। ये सवाल पूरा कॉमन सेंस का है, दिमाग लगाइए, जवाब दीजिए।
मैं बस आपको इतना कहूँगा इस हिंट्स के लिए कि जो लंबे चोंच वाले बर्ड्स होते हैं वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स नहीं खा सकते। अब इस हिंट्स के बाद इस फोटो को देखिए और इस सवाल को अटेम्प्ट कीजिए। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अगेन फ्रॉम असम सेगमेंट। इट इज़ अबाउट असम ग्राउंड वाटर कंट्रोल एंड रेगुलेशन रूल 2022। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, तरुण गोगोई जी की जो सरकार थी, पिछली जो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने 2012 में एक कानून बनाया था, असम ग्राउंड वाटर कंट्रोल एंड रेगुलेशन एक्ट। इस कानून का पर्पस था कि असम के अंदर जो लोग भी इलीगल तरीके से बोरिंग का पानी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, बोरिंग करके पानी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और ग्राउंड वाटर को डिप्लीट करा रहे हैं, उसको रोका जाए। लेकिन सरकार ने कानून तो पास करा दिया, लेकिन उस कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो रूल्स होते हैं वो नहीं बनाए गए। आपको पता है, जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास हो गया, लेकिन अभी तक उसके रूल्स नहीं बने हैं। तो जब तक रूल्स रेगुलेशंस नहीं बनेंगे, कानून इम्प्लीमेंट नहीं होता है। कानून खाली अपने एक्ट बना देने से तो इम्प्लीमेंट होगा नहीं। एक्ट में तो मोटी मोटी बातें लिखी रहती हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उससे रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस बनाने होते हैं, फ्रेम करने होते हैं। तो रूल्स रेगुलेशंस बने ही नहीं और इस कारण से ये आसाम ग्राउंड वाटर कंट्रोल एंड रेगुलेशन एक्ट कभी इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं। और इसी कारण से अनऑथोराइज्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर कंटिन्यू रहा। हमारे स्टेट में वाटर टेबल लगातार नीचे गिरता जा रहा है। करंट न्यूज़ ये है कि 10 साल बाद असम कैबिनेट ने इस असम ग्राउंड वाटर कंट्रोल एंड रेगुलेशन एक्ट के लिए रूल्स बना दिए हैं, जिससे इलीगल एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर को कम करने में मदद मिलेगी। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम में सऊदी अरेबिया मेंबर है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। और प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना फॉर शेड्यूल कास्ट में इट इज़ रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, एब्सोल्युटली करेक्ट, बट इट वाज स्टार्टेड इन द ईयर 2010, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। That's all from our side for today. Thanks for watching.